हेलो दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो में हम लोग 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों के अंतर्गत स्त्रियों की दशा में सुधार हेतु चलाए गए आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह विषय प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर स्त्रियों की दशा में सुधार से संबंधित आंदोलनों को शुरू करने की आवश्यकता सुधारकों को क्यों पड़ी। तो जैसा कि आपको पता है कि 19वीं सदी में स्त्रियों की दशा काफ़ी अधिक दयनीय थी। व्यक्तिगत कानून एवं धार्मिक प्रथाओं ने स्त्रियों को समाज में एक अत्यंत निम्न स्तर प्रदान कर रखा था। निम्न वर्गों की तुलना में उच्च वर्ग के स्त्रियों की स्थिति और अधिक दयनीय थी। जैसे स्त्रियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी और उन्हें अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अधिकार नहीं था। हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही समुदायों में पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने की स्वतंत्रता थी, जबकि लड़कियां एक ही विवाह कर सकती थीं और उन्हें पर्दे में ही रहना होता था। लड़कियों की शादी कम उम्र में ही और किसी भी उम्र के पुरुष के साथ कर दी जाती थी। इससे समाज में विधवाओं की संख्या काफ़ी अधिक थी। विशेष करके लड़कियों की जो शादी होती थी, प्रायः उनके उम्र से दोगुने से अधिक उम्र के व्यक्तियों से भी उनकी शादी की जाती थी। आगे बढ़ें। दूसरी तरफ विधवाओं के पुनर्विवाह का निषेध था। साथ ही विधवाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह मृत पति के साथ जल करके सती हो जाए। इसका प्रधान कारण यह था कि स्त्रियां आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर थीं और उनके संपत्ति विषयक अधिकारों में काफ़ी अनिश्चितता थी। इसके अतिरिक्त शिशुबद्ध की प्रथा भी बंगालियों एवं राजपूतों में प्रचलित थी, जिसमें बालिका को अधिक आर्थिक भार मानते हुए बचपन में ही मार दिया जाता था। अतः सुधारकों का ध्यान सर्वप्रथम स्त्रियों की दशा में सुधार की तरफ गया और उन्होंने मानवतावादी और समतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए स्त्रियों की दशा में सुधार हेतु आंदोलन चलाए। प्रस्तुत संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लें कि स्त्रियों की दशा में सुधार हेतु पहल पुरुषों द्वारा ही की गई थी। हालांकि 20वीं सदी में कुछ स्त्रियों ने भी इस संदर्भ में प्रयास किए थे। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सती प्रथा को देखें तो सती जैसी अमानवीय प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इस तथ्य से आप लोग भली भांति परिचित हैं। तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा 4 दिसंबर 1829 में बनाए गए बंगाल सती रेगुलेशन के अंतर्गत बंगाल में तथा तदनंतर 1830 में बम्बई एवं मद्रास के साथ कंपनी के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों में इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। न्यायालयों को आदेश दिए गए कि ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के अनुसार मुकदमे चलाए जाएं तथा दोषियों को दंड दिए जाएं। देशी रियासतों ने भी इस दिशा में नियम बनाए और इस प्रथा को प्रतिबंधित किया। हालांकि यह मामला पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। 21वीं सदी में भी आधिकारिक तौर पर ग्रामीण इलाकों में सती बनने के लगभग 30 मामले दर्ज किए गए थे। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हालांकि इस प्रथा पर रोक अवश्य लगी थी। आगे बढ़ें। अब शिशुबद्ध को देखें तो शिशुबद्ध की क्रूर प्रथा बंगालियों एवं राजपूतों में प्रचलित थी। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया,
इस प्रथा के अनुसार आर्थिक भार मानकर या फिर सुरक्षात्मक कारणों से बालिकाओं की बचपन में ही हत्या कर दी जाती थी। प्रबुद्ध भारतीयों एवं अंग्रेजों दोनों ने ही इस क्रूर प्रथा की आलोचना की। अंततः 1795 के बंगाल नियम 21 तथा 1805 के नियम 3 से शिशु हत्या को साधारण हत्या माना गया। रियासतों के रेजिडेंट को भी इस प्रथा को बंद कराने के लिए निर्देश जारी किए गए। 1870 में भी इससे संबंधित कुछ कानून बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अब विधवा पुनर्विवाह, यह एक महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन था। इस संदर्भ में कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका कार्य जो था काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने वेदों से प्रमाण एकत्र कर यह प्रमाणित किया कि वेदों में विधवा विवाह को अनुमति प्रदान की गई है। इसके समर्थन में उन्होंने औपनिवेशिक भारत सरकार को कई ज्ञापन एवं प्रार्थना पत्र भेजे। अंततः 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर सरकार ने ऐसे विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान की तथा उनसे उत्पन्न बच्चों को वैध घोषित किया गया। इस संदर्भ में विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में बम्बई के डीके कर्वे तथा मद्रास के वीरेशलिंगम पंटलू के प्रयास भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। डीके कर्वे जो थे वो विधुर होने पर 1893 में स्वयं एक विधवा से विवाह किया और 1899 में डीके कर्वे ने पूना में एक विधवा आश्रम खोला जिसमें विधवाओं को जीविकोपार्जन का साधन प्रदान किया जाता था। 1906 में उन्होंने बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की डीके कर्वे ने। तो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे आप ध्यान से देख लें। आगे बढ़ें। अब बाल विवाह का विरोध भी समाज सुधारकों के द्वारा किया गया। सुधारकों ने बालिकाओं के बाल विवाह का भी विरोध किया। वस्तुतः बाल विवाह ही स्त्रियों की दयनीय स्थिति का सर्वप्रमुख कारण था, क्योंकि प्रथम तो बाल विवाह हो जाने के कारण बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति के अवसर से वंचित हो जाना पड़ता था और उन्हें अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता था। दूसरी तरफ इनकी शादी प्रायः इनसे काफ़ी अधिक उम्र के पुरुषों से कर दी जाती थी। अतः समाज में विधवाओं की संख्या अधिक थी। विशेष रूप से सती प्रथा के प्रतिबंधित हो जाने के बाद विधवाओं की संख्या में और भी अधिक वृद्धि हुई। अतः सुधारकों के प्रयत्नों से सरकार ने बाल विवाह को रोकने हेतु प्रयास किए। आइए इन्हें देखते हैं। बाल विवाह को रोकने के संदर्भ में पहला प्रयास 1872 में सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट का पारित किया जाना था। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। यह एक्ट जो था यह ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से पारित हुआ था, जिसे हेनरी मेन ने ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था। अतः इसे ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 भी कहा जाता है। इस अधिनियम के अनुसार शादी के लिए लड़कियों की उम्र 14 वर्ष एवं लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम में बहुपत्नित्व प्रथा का निषेध किया गया था और अंतरजातीय तथा विधवा विवाह को भी मान्यता दी गई थी। लेकिन यह कानून प्रभावशाली नहीं बन सका। इसका कारण था कि दोनों पक्षों को यह घोषणा करनी पड़ती थी कि वे किसी भी प्रचलित धर्म के अनुयायी नहीं हैं, अर्थात न वो हिंदू हैं न मुसलमान हैं। खुद केशव चंद्र सेन ने कूच बिहार के महाराज के नाबालिग पुत्र से अपनी नाबालिग पुत्री का बाल विवाह कर दिया था। तो इस प्रकार यह कानून जो था सिविल मैरिज एक्ट 1872 उतना प्रभावशाली नहीं बना।
अब इस संदर्भ में दूसरा प्रयास 1891 में सम्मति आयु अधिनियम अर्थात एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट BM मालवाड़ी के प्रयत्नों से पारित हुआ, जो एक पारसी समाज सुधारक थे। इसमें 12 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के के लैंगिक संबंध को प्रतिबंधित किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल गंगाधर तिलक ने भी इस अधिनियम का विरोध किया, क्योंकि यह प्रतिबंध ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया था और तिलक की मान्यता थी कि सामाजिक जीवन में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट का विरोध किया था। उनका मानना था कि ऐसा प्रतिबंध समाज द्वारा खुद ही लगाया जाना चाहिए, लेकिन यह अधिनियम भी कारगर नहीं हो पाया। बाल विवाह पूर्ववत होते रहे। सरकार ने तब इस संदर्भ में प्रयत्न छोड़ दिए। हालांकि 20वीं सदी में 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ, जो हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से पारित हुआ था, जिसमें शादी की उम्र लड़कियों के लिए 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। आगे बढ़े। अब स्त्री शिक्षा। इस सदी में एक गलत धारणा यह फैली हुई थी कि हिंदू शास्त्रों में स्त्री शिक्षा का निषेध किया गया है, लेकिन सांस्कृतिक जागरण के क्रम में सुधारकों ने इस मिथ्या धारणा का जोरदार खंडन किया तथा स्त्री शिक्षा हेतु कई कार्य किए गए। सर्वप्रथम कलकत्ता की ईसाई मिशनरियों ने इस संदर्भ में कई कार्य किए, चाहे उनके उद्देश्य जो भी रहे हों, चाहे वह भारतवर्ष का या भारतीयों का सांस्कृतिक रूपांतरण करना चाहते थे। खैर, उन्होंने सर्वप्रथम 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। बाद में J.E.D. बेंथून, जो शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे, इन्होंने कलकत्ता में बालिका विद्यालय स्थापित किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की स्त्री शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसा माना जाता है कि ये कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबद्ध थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आगे बढ़े। इसी प्रकार बम्बई के एलिफिस्टन कॉलेज के विद्यार्थियों की भी इस संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने स्त्री शिक्षा हेतु स्टूडेंट लाइब्रेरी तथा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। चार्ल्स वुड के डिस्पैच में, जो शिक्षा से संबंधित था, इसमें स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया था। कालांतर में स्त्री शिक्षा स्त्रियों की दशा सुधारने का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। स्त्रियों के शिक्षित होने से समाज में पर्दा प्रथा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इस प्रकार 19वीं सदी में स्त्रियों की दशा सुधारने का आंदोलन 20वीं सदी में और अधिक तीव्र हुआ। 20वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलनों के उदय से इनकी दशा में काफ़ी सुधार हुआ। स्त्रियां विभिन्न आंदोलनों में शरीक हुईं तथा उनमें जागृति आने से वे इस अवधि में स्वयं ही अपनी दशा सुधारने हेतु उन्मुख हुई। इस संदर्भ में 1927 में अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी अगली प्रस्तुति भारतवर्ष में जो अन्य समाज धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन संचालित हुए, उन पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।